दूर कहीं एक जंगल था। वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल के बीचों बीच नदी के पास एक गौरैया ने घोंसला बना रखा था। उसने उस घोंसले में अंडे भी दे रखे थे। वो बहुत खुश थी कि अब मेरे बच्चे निकलने ही वाले हैं। मेरे बच्चों को अंडों में से निकलने में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसा करती हूँ, बहुत सा खाना जमा कराती हूँ ताकि कई दिन तक मुझे घोंसले से बाहर ना जाना पड़े। ऐसा कहते हुए वो अपने होने वाले बच्चों के लिए ढेर सारा खाना जमा करने के लिए निकल पड़ती है। मुंह अंधेरे निकली हुई गौरैया रात गए तक खाना जमा करती रहती है और रात को जब उसके पास बहुत सा खाना जमा हो जाता है तो वो वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाती है। वो तो बहुत खुश थी कि अब उसको कई दिन तक अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे बच्चों, अब तुम लोग जल्दी से अंडों में से बाहर आ जाओ। हमारे पास ढेर सारा खाना भी जमा हो गया है और हम खुशी खुशी यहाँ रहेंगे और खाना भी खाएंगे। लेकिन बेचारी गौरैया क्या जानती थी कि वहाँ बैठी एक चील नन्हे नन्हे बच्चे निकलने का हर वक्त सपना देखती रहती है। अरे अब तो मुझे सपनों में भी गौरैया के बच्चे नजर आते हैं। कब होंगे उसके बच्चे और मैं उनको मजे ले लेके खाऊंगी। अब इंतजार नहीं होता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन गौरैया के प्यारे प्यारे से 4 बच्चे हो जाते हैं। गौरैया ने जितना खाना जमा करके रखा था वो उन्हें कुछ दिन तक तो खिलाती रहती है, लेकिन कुछ दिन तक उसे लगता है कि खाना खत्म होने पे है और अब उसे दोबारा जाके और खाना लेके आना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितना खाना मैंने जमा करके रखा था वो अब खत्म हो गया है। ये आखिरी खाना है जो तुम खा रहे हो। अब तुम यहीं अपने घोंसले में ही रहना, कहीं बाहर ना चले जाना। मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके अभी आती हूँ। बस इतना कह के वो अपने घोंसले से उड़ जाती है। बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़ के वो उनके लिए खाना लाने के लिए निकल पड़ती है। चील जो कई दिनों से नजर जमा के बैठा हुआ था उसको तो मौका मिल जाता है। तुरंत से उड़ता हुआ वो बच्चों के पास आ जाता है। अरे वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जब नन्हे नन्हे बच्चे मजे ले लेके खाऊंगा। बस फिर क्या था, वो तो बच्चों में से किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ता और सारे ही बच्चों को खा लेता है। यहाँ टूनी गौरैया खाना जमा करने में लगी हुई थी। वो ढेर सारा खाना जमा करती है और फिर वो कहती है, एक ही बार में ज्यादा वक्त लगा के मैंने ढेर सारा खाना जमा कर लिया। अब फिर कई दिन अच्छे गुजर जाएंगे। ऐसा कह के वो घोंसले की तरफ खाना उठा के लौट आती है। जैसे ही वो अपने घोंसले की तरफ आती है उसकी तो आंखें खुल जाती हैं। उसका कोई भी बच्चा वहाँ नहीं था। बच्चों, तुम कहाँ गए? मेरे प्यारे बच्चों, तुम किधर हो? ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों को किधर ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? इतने में चील वहाँ आके बैठ जाती है और गौरैया उसे देख के पूछती है, अच्छा तो वो तुम हो? तुमने मेरे बच्चों को खा लिया तो तुम मेरे बच्चों को खा गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कितने छोटे थे अभी, तुम उन्हें क्यों खा गई? अरे बस कर, मैं यहाँ पर तेरी फजूल बातें सुनने नहीं आया। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं। अब तू वो करेगी जो मैं तुझे कहूँगा अगर तू अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती है। अगर मंजूर है तो बता, वरना तेरी मर्जी। क्या मेरे बच्चे जिंदा हैं? तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तू मेरे लिए खाना लाया करेगी। जब तक मेरा पेट भरा रहेगा तेरे बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा, वरना तेरे बच्चों से ही अपना पेट भरूंगा। लेकिन मैं कैसे खाना ला सकती हूँ? मैं एक छोटा पक्षी हूँ और आप बड़ी पक्षी हो। मैं आपके लिए खाना कैसे लाऊं? ये तेरा मसला है, मेरा नहीं। मैंने तुझे बात बता दी है। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ जाता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ भी हो मैं उसके लिए खाना लाऊंगी। अपने बच्चों के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। ऐसा कहते हुए गौरैया दुखी दिल के साथ वहाँ पर चील का खाना लाने के लिए उड़ जाती है। वो मार्केट में जाती और वहाँ से बचा कुचा मांस जो भी उसको मिलता उसको एक टोकरी में डाल लेती और वो टोकरी उठा के वो चील के पास ले आती। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। वो बचा कुचा मांस इकट्ठा करती है और आके चील को दे देती है। एक तो बच्चों की जुदाई का दुख और दूसरा इतनी मेहनत करने के बाद जब रात को वो अपने घोंसले में जाती है तो बहुत थक के चूर हो चुकी होती है और वो अपने घोंसले में जाके सो जाती है। लेकिन उसे नींद तो फिर भी नहीं आती। सारी रात उसे बच्चों का ख्याल आता रहता है। इसी तरह से समय बीतता गया। कई दिन हो गए अपने बच्चों को देखे हुए। अब मैं आज चील के लिए जब मांस लेके जाऊंगी तो चील से बात करूंगी कि एक बार मुझे मेरे बच्चे दिखा दे। बस बहुत हुआ, आज तो मैं अपने बच्चों को देख के ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए
चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो सीधा वहाँ से जाती है चील के लिए खाना लाने। चील के लिए खाना ले आने के बाद वो चील के पास आकर बैठ जाती है। ठीक है, तूने मुझे दे दिया ना खाना, अब तू जा यहाँ से। बैठी क्या है, देख क्या रही है मेरी तरफ, जा यहाँ से। कई दिन बीत गए हैं, आपके लिए खाना इकट्ठा करके ला रही हूँ। आज मुझे मेरे बच्चों को एक बार दिखा तो दें। क्या बोली तू? तुझे किसने जुर्रत दी? तुझे किसने बोला कि तू इस तरह से कह मुझसे? तेरे बच्चे जिंदा हैं, यही काफी नहीं है? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। आप मुझे एक बार मेरे बच्चों को दिखा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे वैसा ही, वरना तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। अपने बच्चों को जिंदा नहीं देखना चाहती तू? गौरैया बेचारी निराश होकर वहां से उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में आ जाती है। वो नदी के पास जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। कितने दिन हो गए मेरे बच्चों को देखे हुए, पता नहीं मैं इस जीवन में अपने बच्चों को देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। ए ऊपर वाले, मुझे बता मैं क्या करूं, इस दुख का क्या इलाज है। वहीं एक सारस भी आ जाता है। चिड़िया को मायूस देख के वो उसके पास आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम बहुत दुखी हो और रो रही हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मेरा ऐसा दुख है जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं। मैं ऐसी मुसीबत में हूँ जिसमें से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। दुख बताने से दुख हल्का होता है, तुम मुझे बताओ तो सही। दुखी गौरैया सारी बात सारस को बता देती है। अरे बेवकूफ, वो तुम्हारे बच्चों को कब का खा चुका है। उसने मुझे भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। कितने दिन मैं भी उसको खाना देता रहा था, वो जालिम मेरे बच्चों को भी खा गया था। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अभी भी नहीं सुधरा। मेरे पास एक उपाय है उसको सजा दिलाने का। क्या वो जालिम मेरे बच्चों को खा गया और मुझसे काम भी करवा रहा है? क्या उपाय है तुम्हारे पास, मुझे बताओ। मैं उससे बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। कितना दर्द हुआ होगा मेरे बच्चों को। ऊपर वाले, मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैं एक किंग कोबरा को जानता हूँ, उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं। हमें उससे मदद मांगनी होगी। अपने बच्चों के लिए मैं हर इंतकाम लेने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ, मैं हर खतरे से खेलूंगी। फिर वो दोनों उड़ते हुए किंग कोबरा की बिल के पास आ जाते हैं और हिम्मत जुटा के सारस उसको आवाज देता है। किंग कोबरा उस वक्त आराम कर रहा था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या जानते नहीं कि यहाँ पर आना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है? किंग कोबरा जी, हम जानते हैं कि यहाँ आना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं। आपके सिवा हमें इस मुश्किल से और कोई नहीं निकाल सकता। हमारी मदद कीजिए। फिर पहले सारस और फिर गौरैया सारी बात जो उनके साथ बीती है किंग कोबरा को बताते हैं और इस मुश्किल से निजात के लिए उससे मदद मांगते हैं। हमारे रहते उस चील की इतनी हिम्मत कि वो मासूम पक्षियों को इस तरह परेशान कर रहा है। किसी भी तरह करके तुम उसको मेरे पास ले आओ। आगे हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। फिर सारस और गौरैया प्लान करते हैं कि कैसे चील को इधर ले आना है। मैं जाती हूँ और बहुत आसानी से चील को यहाँ ले आऊंगी। मैं उससे कहूंगी कि खाना बड़ा है, मुझसे उठाया नहीं जाता। वो फौरन आ जाएगी। फिर गौरैया चील के पास आ जाती है। अरे आज तो खाली हाथ आई है, खाना नहीं लेके आई? क्या अपने बच्चों को मरवाना चाहती है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चील जी। वो असल में खाना बहुत बड़ा है आपका, मुझसे उठाया नहीं जाता। आप खुद मेरे साथ वहाँ चलिए, आपके लिए खाना मैंने वहीं पर ही ढूंढ रखा है। ओ अच्छा, तो ऐसी बात है। चल ठीक है, चल मेरे साथ। फिर गौरैया चील को लेके तुरंत वहीं आ जाती है। अच्छा, तो ये सारस मेरा खाना है, लेकिन इसको मैंने कहीं देखा है। खाना तो तूने अच्छा ढूंढा है, लेकिन ये देखी देखी सूरत है। ओ अच्छा, तो तुमने इसे देखा है? हाँ, जैसे मेरे बच्चों को खा लिया उसी तरह से इसके बच्चों को भी तो खा लिया था। देखा हुआ कैसे नहीं होगा। ओ, तो तू जान गई सब कुछ। अच्छा हुआ कि तुझे पता चल गया। अब मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। अब मैं तुम दोनों को अभी खत्म कर दूंगा और बाद में खा लूंगा। अरे तू क्या हमें खत्म करेगा? तेरी तो अपनी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तू बचेगा तो हमें खत्म करेगा ना। जैसे ही सारस की बात खत्म होती है, किंग कोबरा पीछे से आते हैं और फौरन ही इसको डस लेते हैं। तुरंत ही चील मर जाता है और वो चील किंग कोबरा का नाश्ता बन जाता है। इस तरह से गौरैया और सारस अपने बच्चों का इंतकाम उस चील से ले लेते हैं। पारो चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी, लेकिन खुशियां कब दुख में बदल जाए कौन जानता है।
जंगल में कई दिन से तेज बारिश थी और बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आ गई थी। बाढ़ की वजह से बहुत से पक्षियों ने अपनी जान खो दी थी, जिसमें एक पारो चिड़िया का पति भी था। दुखी पारो अब अपने बच्चों के साथ अकेली थी। उसका पति मर चुका था, लेकिन अभी दुख उसके खत्म ना हुए थे। पति के मौत के 3 दिन बाद ही उसका एक रिश्तेदार चिड़ा अपने साथ कबूतर को लेके आता है और उसे मकान खाली करने की बात करता है। वो कहता है कि ये मकान उसके पैसों से बना था। देखो पारो, मेरा काम है जंगल में शांति लाना, और शांति इसी बात में है कि तुम ये घर खाली कर दो, क्योंकि परू चिड़ा कहता है कि ये मकान बनाने के लिए तुम्हारे पति ने सारा उधार उससे लिया था। अब तुम्हारा पति तो रहा नहीं कि पैसे वापस करता, इसलिए तुम ये घर ही वापस कर दो। तुम्हें हम 2 दिन का वक्त देते हैं। कोई सबूत ना होने के कारण और कमज़ोर होने के कारण पारो चिड़िया फौरन ही घर को खाली कर देती है और बाहर पेड़ पे घोंसला बना लेती है। लेकिन अभी भी उसके दुख कम ना हुए थे। बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। जिन पक्षियों के घर पक्के थे उन्हें तो कोई मसला नहीं था, लेकिन पारो तो बाहर बैठ के भीगती रहती है। उसे अपनी चिंता तो कम थी, लेकिन उसके मासूम बच्चे जो बारिश में भीग रहे थे बीमार पड़ गए थे। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया अपने बच्चों को वहीं बारिश में ही बिठा के वहाँ से उड़ जाती है। वो अपने रिश्तेदारों के घर जाती है। वो सबसे पहले अपनी मीनू मौसी के घर जाती है। मौसी, मेरे साथ क्या हुआ ये तो आप जानती ही हैं। पति के मरने के बाद मेरे से मेरा घर भी ले लिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, वो बीमार हो गए हैं। कृपा करके आप कुछ दिन के लिए मुझे अपने पास रख लें। अरे ना ना, ये ना होगा मुझसे। तुझे तो पता है कि मैं अकेली ही रही हूँ, मेरी अकेले रहने की आदत है। तेरे तो बच्चे हैं, शरारत करेंगे, उछल कूद करेंगे, मैं कैसे रहूँगी? और दूसरा, मेरा घर भी बहुत कमज़ोर है। बारिशों का मौसम है, इतने बंदे नहीं हो सकते यहाँ पर। ठीक है मौसी, मैं समझ गई। मैं अब चलती हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं। दुखी पारो वहाँ से उड़ती भी चली जाती है। उसे रास्ते में ख्याल आता है कि वो तोते के घर जाके मदद मांग के देखे। वो वहाँ से तोते के घर चली जाती है। तोते भैया, मेरे हालात का तो आपको पता है। मेरी तो खैर है, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं, वो बीमार हो गए हैं। क्या आप कुछ दिन के लिए हमें अपने पास रख लेंगे जब तक कि बारिश ना रुक जाए? अरे पारो, मैं तुम्हें ज़रूर रख लेता, लेकिन क्या है ना कि तुम्हारी भाभी हरियाली के कुछ दोस्त आ रहे हैं। पारो समझ जाती है और वहाँ से भी वो उड़ के चली जाती है। उसे रास्ते में कालू कौवे का ख्याल आता है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए रख लें। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, वो मर जाएंगे, वो बहुत छोटे हैं। आप कुछ दिन के लिए मुझे अपने घोंसले में रख लें। अरे ना ना पारो, ये काम ना करना। तू तो जानती है अपनी भाभी को, गोरी कितनी लड़ाका औरत है। वो तो मुझे भी खा जाएगी और तुझे भी। कालू भैया, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन एक बात याद रखना, मुश्किल समय में कोई किसी का नहीं होता। आप चाहे जितना भी किसी के साथ अच्छाई कर ले, मुश्किल समय में कोई आपका साथ नहीं देगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया वहाँ से भी आ जाती है। वो वापस आ रही होती है कि रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, आप खुद को सच्चाई का साथ देना कहते हैं। वो घर मेरे ही पति ने अपनी मेहनत के पैसों से बनवाया था, लेकिन आपने वो घर उसे लेके दे दिया। अब कम से कम मुझे अपने घर में ही रख लें, मेरे बच्चे अकेले बारिश में भीग रहे हैं। पारो, मैं तुम्हें अपने घर में ज़रूर रख लेता, लेकिन मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तुम्हारी भाभी के मैके वाले आए हुए हैं। मेरी सास और ससुर दोनों बूढ़े हैं, वो तुम्हारे बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। निराश होकर पारो वहाँ से भी आ जाती है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसके नीचे सुराख था। वो जल्दी से अपने बच्चों को लाके उस सुराख में रख देती है, लेकिन उस सुराख में इतनी ही जगह थी कि सिर्फ पारो ही वहाँ आ सकती थी। पारो बैठी भीगती रहती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक चिड़िया परी प्रकट होती है और वो आके पारो से कहती है, अच्छी चिड़िया, मैंने सब देखा और सब समझा। अब तुम्हें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से सीधा पीपल के पेड़ की दिशा में जाओ और वहाँ एक स्ट्रॉबेरी का बाग है। उस बाग में एक स्ट्रॉबेरी का घर भी है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उस घर को और उस बाग को बारिश से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सब जादुई है। तुम वहाँ पे रहो और स्ट्रॉबेरी बेच के अपना रोज़ का गुजर बसर करो। अपने बच्चों के साथ खुश रहो। अब मैं जाती हूँ। और हाँ, बुरे पक्षियों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी।
फिर पारो चिड़िया परी की बताई हुई जगह पे जाती है। वहाँ तो सच में एक इतना बड़ा बाग था और इतना प्यारा, इतना सुंदर स्ट्रॉबेरी का घर भी। पारो चिड़िया घर के अंदर जाती है तो वहाँ तो तमाम सहूलतें थीं और इतना प्यारा घर था कि उसने कभी ऐसा घर देखा भी ना था। इधर बारिश तेज होने के कारण सभी पक्षियों के जिन्होंने पारो की मदद नहीं की थी उनके घर भी गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। वो सभी भी पेड़ों पे आ जाते हैं और बारिश में भीगते रहते हैं। अब तो सभी बहुत परेशान थे। सभी पक्षियों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी, लेकिन पारो चिड़िया बहुत खुश थी। वो स्ट्रॉबेरी बेच के जंगल जाके खूब पैसे कमाती और अपना गुजर बसर करती। वो बहुत खुश थी।